गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लेसन नंबर 13 कंप्लीट किया है, जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशो, लेखांकन अनुपात जिसे हिंदी में कहेंगे। आज हम लोग लेसन नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे सिलेबस का लास्ट लेसन है, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ पर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी कंपनी लाइक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, दे आर एबल टू टेल हाउ मच profits company has earned and on a particular date how it is financial position of the company। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रहते हैं कंपनी के, किसी भी कंपनी में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, वित्तीय विवरण जो किए जाते हैं, उसमें जो अकाउंट्स या फिर जो स्टेटमेंट रेडी किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, वो होते हैं मेनली प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, जिससे वो कंपनी के एक्चुअल पोजीशन को पता लगा पाते हैं, या फिर उस कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है ये उन्हें पता पड़ता है पर्टिकुलर उस ईयर में। लेकिन बट दिस स्टेटमेंट आर नॉट एबल टू टेल द ड्यूरिंग अ ईयर व्हाट हैव बीन द सोर्स ऑफ कैश रिसीव्ड एंड व्हाट इज हैव बीन यूज्ड। लेकिन इस स्टेटमेंट से हम ये नहीं पता लगा सकते हैं, कैश फ्लो के बिना हम ये पता नहीं लगा सकते हैं, या फिर अगर ये कहे तो प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट से हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि हमने एक्चुअल में जो भी हमारा ईयर है, उस ईयर में हमने कितना कैश रिसीव किया है और कितना हमने उस कैश को यूज़ किया है। ये दोनों चीज़ें हमें बैलेंस शीट से या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नहीं पता चलती, इस स्टेटमेंट से हमें पता नहीं लग पाती हैं। आगे दिया हुआ है फ्रॉम वेयर द फंड्स हैव बीन अरेंज्ड एंड वेयर दे हैव बीन यूज्ड इन बिजनेस। हमें ये भी नहीं पता लग पाता है कि हमने फ़ंड कहाँ से अरेंज किया, हमारे पास पैसा कहाँ कहाँ से आया, और जो फ़ंड हमने अरेंज किया है वो हमने कहाँ कहाँ पर अपने बिजनेस के लिए यूज़ किया है। फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग इन फाइनेंशियल पोजीशन, और ये स्टेटमेंट जो रहता है ये फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है, एक्चुअल बताता है, आर प्रिपेयर्ड, और ये हमारी उस पोजीशन को एक्चुअली बताता है कि हमने कहाँ पे क्या एडजस्टमेंट किया है या कहाँ पे हमने क्या इन्वेस्टमेंट किया है। फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। दे आर, फाइनेंशियल पोजीशन को बताने के लिए दो स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, दो स्टेटमेंट रेडी किए जाते हैं, जिसमें पहला है कैश फ्लो स्टेटमेंट और सेकंड है फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इसमें दिया हुआ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू दोज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स विच इफेक्ट द कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो रहता है वो हमारी छोटी टर्म फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को, ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। दिस स्टेटमेंट शो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश, और ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट रहता है ये हमारे पास में कितना कैश आया और कितना कैश गया उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देता है। मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो हमारा क्या है कैश का, वो हमें एक्चुअल में इस अकाउंट से पता लगती है, इस स्टेटमेंट से पता चलती है, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसे हिंदी में कहा जाएगा रोकड़ प्रवाह। आगे है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए दिया हुआ है फंड फ्लो स्टेटमेंट्स क्लैरिफाई चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ड्यू टू रिसिप्ट्स ऑफ फंड एंड कॉजेज ऑफ देयर यूज़। लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट जो रहता है, कैश रोकड़ प्रवाह विवरण के अलावा जो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो ये बताता है कि कहाँ पे हमारा रिसिप्ट या वर्किंग कैपिटल हमारी कहाँ बाकी रह रही है और उसमें हमें क्या एडजस्टमेंट करना है। दिस इज़ प्रिपेयर्ड फॉर पास्ट एंड ऑल्सो फॉर द फ्यूचर, और ये जो स्टेटमेंट रहता है ये पास्ट के लिए भी प्रिपेयर किया जा सकता है और पास्ट के साथ साथ में फ्यूचर के लिए भी हमें यूज़फुल होता है या फिर उपयोगी होता है। दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, अतिरिक्त जानकारियाँ देता है हमारी फंड से रिलेटेड या फाइनेंशियल वित्तीय जानकारियों से संबंधित अतिरिक्त जानकारियाँ हमारे पास इस स्टेटमेंट से इकट्ठा हो जाती है या कलेक्ट हो जाती है। अगर हम आगे पढ़े, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ब्रैकेट में दिया 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी बिसाइड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। जिन कंपनियों में जहाँ पर भी
स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है, वहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट के साथ ही साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इंक्लूड रहता है और वो भी बनाया जाता है, जिससे हमारी कैश की सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता लगे। तो ये था एक इसका इंट्रोडक्शन कि कैश फ्लो और फंड फ्लो, कैश फ्लो क्यों बनाया जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं प्रॉपरली मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण जिसे हिंदी में कहा जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम लोग मीनिंग देख रहे हैं, अर्थ देख रहे हैं। यहाँ पे इसके मीनिंग में दिया हुआ है, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट दोज आइटम ऑफ द बिजनेस आर इंक्लूडेड विच इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में वो चीज़ें इंक्लूड की जाती है, वो आइटम्स इंक्लूड की जाती है, लिखी जाती हैं जिसका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है कैश से, या जो कैश पर इफेक्ट डालती है, प्रभाव रखती है। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू कैश फ्लो। और ये कैश फ्लो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन के लिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। दिस एनालिसिस ऑफ कॉजेज ऑफ चेंजेस इन कैश फ्लो बिटवीन टू डेट्स एंड बैलेंस शीट, बिटवीन टू डेट्स ऑफ बैलेंस शीट। और ये जो कैश फ्लो बनाया जाता है, ये एनालिसिस किया जाता है किसी भी तो 2 तारीखों के बीच में और बैलेंस शीट के बीच में ये रिक्वायर्ड होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो रहता है वो ये जानकारी देता है जिसमें रिसिप्ट्स और पेमेंट, यानी हमने अगर यहाँ पे रिसिप्ट्स और पेमेंट को अगर हम पढ़े तो हमने यहाँ पे लिखा है इनफ्लो और आउटफ्लो, मतलब कितना हमारे पास आया और कितना पैसा हमारे पास से गया, ये पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन हमें देता है। आगे अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर कंसिडर्ड विच रिजल्ट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इस स्टेटमेंट में वही चीज़ें फिर से लिखी हुई है कि इस स्टेटमेंट में उन्हीं ट्रांजेक्शन को कंसिडर किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, लिखा जाता है जो इनफ्लो और आउटफ्लो से रिलेटेड है, मतलब जहाँ पे कैश आया है या जहाँ पे कैश हमारा गया है। इट shows those transaction which increase cash and those transaction which decrease cash। मतलब यहाँ पर वो ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं जिसमें हमारा कैश बढ़ा है, या वो ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं जिसमें हमारा कैश कम हुआ है। कैश कम हुआ है मतलब आउटफ्लो हो गया, और कैश बढ़ा है यानी इन रिसिप्ट्स हुई है, और कैश गया है डिक्रीज़ हुआ है यानी आउटफ्लो है और पेमेंट है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर कैश पेड का वही सारी चीज़ें दी हुई है, तो यहाँ पे आप लोगों को इसका मीनिंग पढ़ना अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं इसी के नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे दिया हुआ है कैश फ्लो के बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव और यूटिलिटी ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके क्या महत्व होता है, इसका क्या उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या, यूटिलिटी यानी उसकी उपयोगिता क्या है। अब हम लोग ये देखते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है टूल्स फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो रहता है वो शॉर्ट टर्म पीरियड में छोटे ड्यूरेशन के लिए फाइनेंशियल पोजीशन को प्लान करने के लिए हमें हेल्प करता है। इसकी रिक्वायरमेंट जो रहती है वो शॉर्ट टर्म पीरियड की रिक्वायरमेंट को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। हेल्पफुल टू असेंटेड द सॉल्वेंसी इन द बेटर वे। किसी भी कंडीशन में हमारा बिजनेस बंद नहीं हो पाए, सॉल्वेंसी की कंडीशन हमारे सामने क्रिएट ना हो, इंसॉल्वेंसी की कंडीशन क्रिएट ना हो, और हमारा बिजनेस प्रॉपर फ्लो में चलता रहे, ये उसके लिए हमें सपोर्ट करता है, एक बेटर तरीके से हमें डायरेक्शन देता है। आगे दिया हुआ है हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग द कैश बजट। कैश बजट को बनाने के लिए भी हमें हेल्पफुल होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि इससे हमारे कैश की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है कि कितना कैश इनकमिंग है, कितना कैश आउटफ्लो है, कितना गया है, कहाँ कहाँ हमने उस कैश का यूज़ किया है। आगे दिया हुआ है नॉलेज ऑफ द ट्रेंड ऑफ कैश फ्लो। नॉलेज ऑफ द ट्रेंड ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो से रिलेटेड सारा नॉलेज हमें इस स्टेटमेंट से पता चल जाता है। आगे दिया हुआ है नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस की प्रोग्रेस को बताने के लिए भी ये स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो जहाँ पे भी हमारा बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट हुआ है, जितना भी कैश हमने लगाया, जो भी कैपिटल हमने बिज़नेस में लगाई है, वो कैपिटल की जानकारी हमें प्रॉपरली इस स्टेटमेंट के थ्रू ही पता चलती है। तो बिज़नेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, या बिज़नेस को हम किस तरह से प्रोग्रेस करवा सकते हैं, बिज़नेस में हमें किस तरह से ग्रोथ करनी है, ये सारी जानकारी देने के लिए हमें ये कैश फ्लो स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होता है या अच्छा रहता है। आगे दिया हुआ है हेल्पफुल इन ऑड फाइनेंशियल पोजीशन। ऑड फाइनेंशियल पोजीशन यानी बिजनेस की जो ऑड फाइनेंशियल पोजीशन रहती है, ऑड फाइनेंशियल पोजीशन
यानी जहाँ पर ऐसी चीज़ें जिससे हमारे बिजनेस में खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन जिससे हमारे बिजनेस में एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, और साथ ही साथ में ऐसी चीज़ें जो हमारे बिजनेस में नेगेटिव इफेक्ट डालती है, उन चीज़ों को हम बिजनेस में इजीली जानकर उनको अपने बिजनेस से रिमूव कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें एसेट्स को परचेज करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक सही गाइडलाइन देता है। डिस्क्लोज द डाइवर्टेशन बिटवीन अर्निंग एंड कैश फ्लो। कितना हमारे पास में अर्निंग हुआ है और कितना हमारे पास में जो गया है, तो उसके बीच का जो डिफरेंसिंग अमाउंट रहेगी उसका हम यहाँ पे प्रॉपर जजमेंट कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है वेरियस फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो हमारे बिजनेस में हमें नहीं रखना चाहिए या जिनके कारण हमारे बिजनेस पे बैड इफेक्ट होते हैं, उनको हम लोग ईजिली अपने बिजनेस से डिसॉल्व कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके 9 पॉइंट दिए हुए, तो 9 में से यानी 5 पॉइंट आप लोगों को एग्जाम के लिए लर्न करना है। आगे हम लोग देख रहे हैं इसकी लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। लिमिटेशन में दिया हुआ है नॉन कैश ट्रांजेक्शन आर इग्नोर्ड। कैश फ्लो स्टेटमेंट में नॉन कैश रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन रहते हैं, जहाँ पे कैश का डायरेक्टली किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो हम इसमें नहीं लिखते हैं, तो ये किसका ड्रॉबैक रहता है। आगे देख के रखा हुआ है लैक एक्यूरेसी मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखने से छूट जाती है। कभी कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय फिगर गलत हो जाती है, वैल्यू गलत हो जाती है, जिससे हमारे पास में एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ पाता है। आगे दिया हुआ इग्नोर्स एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट। एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट को ये इग्नोर करता है, मतलब यहाँ पर रिसिप्ट्स और पेमेंट के ऊपर ही पूरा स्टेटस किया जाता है। आगे दिया हुआ है डिस्क्लोज विंडो ड्रेस्ड फिगर। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंसेस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट। कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर हमें पॉइंट दिए हुए 6। इन 6 पॉइंट में से कोई 5 पॉइंट आप लोगों को एग्जाम के लिए अच्छे से लर्न करना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है पीरियड। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर पास्ट और प्रीवियस ईयर, इट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर। कैश बजट यानी हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, लेकिन स्टेटमेंट जो रहता है वो पास्ट और प्रीवियस दोनों के लिए बना जा सकता है। आगे दिया हुआ ऑब्जेक्ट, इट शो द सोर्स ऑफ कैश एंड इट यूज इन लास्ट पीरियड। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने लास्ट टाइम तक कितना अमाउंट, कितना वैल्यू यूज़ कर ली, कितना कैश हमने अपने लिए यूज़ कर लिया है, उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। आगे दिया हुआ है इट इंडिकेटेड फ्रॉम विच सोर्स एंड हाउ मच कैश विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। कैश बजट से हमें ये पता चलता है कि कितना हमारे पास में सोर्स है, कितनी हमारे पास में इनकम ऑफ सोर्स है, कहाँ कहाँ से हमें पैसा मिल सकता है, और हम कितना फ्यूचर में रिसीव करने के लिए कैपेबल है। आगे दिया हुआ है नेचर, इट इज़ इन एनालिसिस ऑफ पास्ट फाइनेंशियल पोजीशन। कैश फ्लो का जो एनालिसिस किया जाता है पास्ट फाइनेंशियल पोजीशन पे किया जाता है। इज एस्टिमेटेड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फ्यूचर, और इसका एलिमिनेट किया जाता है फाइनेंशियल पोजीशन, फ्यूचर की फाइनेंशियल पोजीशन के बेस पे किया जाता है। आगे दिया हुआ है बेसिक ऑफ प्रिपरेशन, इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ टू पीरियड्स, मतलब यहाँ पे 2 बैलेंस शीट को कंपेयर करके किया जाता है इसका एनालिसिस। आगे दिया हुआ है इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर बेसिक ऑफ प्री एस्टिमेशन के बेसिस पर ये कैश बजट तैयार किया जाता है। आगे दिया हुआ है नेचर ऑफ डाटा में दिया हुआ इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल डाटा ऑफ अकाउंटिंग। ये एक्चुअल अकाउंटिंग डाटे के बेस पर ही तैयार किया जाता है। और यहाँ पर दिया हुआ इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिग्निशन डाटा, मतलब यहाँ पे जो भी डाटा हमारे पास में एक रहते हैं, कंपेयर किया हुआ वैल्यूएशन रहता है, या एक एग्ज्यूम की हुई जो वैल्यू रहती है उसके बेसिस पे कैश बजट रेडी किया जाता है। क्योंकि फ्यूचर की प्लानिंग रहती है, तो फ्यूचर की चीज़ें हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट फिल ना करते हुए यहाँ पर एक अंदाज लगाई हुई अमाउंट या एक एज्यूम की हुई वैल्यू को पुट किया जाता है। क्लासिफिकेशन, इट इज़ क्लासिफाइड अंडर 3 एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल। इट इज़ प्रिपेयर्ड नॉट क्लासिफाइड, मतलब ये 3 एक्टिविटीज़ बेस पर प्रिपेयर किया जाता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल, और इसमें किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है या इसका क्लासिफिकेशन करना कंपलसरी नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कैश फ्लो और कैश बजट का डिफरेंस पढ़ा।
आगे देखते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब फंड फ्लो क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरली फंड फ्लो स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। मतलब एक्चुअल में फंड फ्लो जो रहता है, कैश फ्लो कहाँ से कैश आया, और फंड यानी हमारे पास में जो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यानी बिजनेस में हमने एक्चुअल में जहाँ जहाँ पैसा लगाया है वो ऑपरेटिंग में काउंट होगा। तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में किया जाने वाला जो फंड रहता है वो इस स्टेटमेंट में लिखा जाता है। इट टेल अस हाउ द बिजनेस अरेंज्ड फंड एंड हाउ इट इज़ बीन यूज्ड। मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट में प्रॉपरली ये बताया जाता है कि कहाँ से हम फंड का अरेंजमेंट करें और उस फंड को अरेंज करने के बाद हम उसका प्रॉपर यूज़ या इन्वेस्टमेंट हम किस तरह से करें। तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है, फंड्स रिलेटेड सारी चीज़ें आती है। ये फंड फ्लो स्टेटमेंट जो रहता है ये भी हमारे बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को ही बताता है। आगे अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट की, तो अब हम देखते हैं प्रेजेंटेशन इन द इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट। प्रेजेंटेशन इन द स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ फंड रिलेटेड टू बिजनेस रिलेटेड फंड को ये यहाँ पे बताता है। ड्यूरेशन इज दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू पास्ट, इट्स जनरली प्रिपेयर्ड फॉर द पर्टिकुलर पीरियड। इसका रिलेशन हमेशा पास्ट से रहता है और ये जनरली पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही ये फंड फ्लो स्टेटमेंट रेडी कर लिया जाता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं कंपेरेटिव स्टडी, इट शो द फाइनेंशियल चेंजेस बिटवीन टू डेट्स। ये दो डेट के बीच में कंपेयर करने के बाद में प्रिपेयर किया जाता है। रिसिप्ट एंड यूज्ड ऑफ फंड, रिसिप्ट्स एंड यूज, फंड फ्लो स्टेटमेंट में जितनी भी रिसिप्ट हमारे पास में हुई है, जो भी रिसीव्ड हुआ है फंड, उसका भी इंफॉर्मेशन रहता है और साथ ही साथ में वो किस समय पे कैसे यूज़ हुआ है या कहाँ कहाँ से हमें कलेक्ट हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है। आगे दिया हुआ है इम्पोर्टेंट कंक्लूजन में दिया हुआ इम्पोर्टेंट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ फॉर द रिलेटेड टाइम पीरियड अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर आगे दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में दिया हुआ है दिस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस बट इट इज़ स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, फंड फ्लो स्टेटमेंट जो रहता है वो बिजनेस का एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं बताता है, लेकिन इसके बेसिस पर हमें बिजनेस की बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में नॉलेज हो जाता है। फंड्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हमें सारी यहाँ पे इस स्टेटमेंट से क्लियर हो जाती है। मैचिंग दिस स्टेटमेंट मैचेज द सोर्स एंड यूज्ड ऑफ फंड विदाउट डिफ्रेंशिएशन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। इस अकाउंट में या इस स्टेटमेंट में कैपिटल और रेवेन्यू आइटम को इन्वॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंसेस यहाँ पे दिया हुआ है कैश फ्लो और फंड फ्लो का स्टेटमेंट का। इसके 6 पॉइंट एरिया है वो आप लोगों को लर्न करना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कैश फ्लो हम लोग पढ़ चुके हैं, फंड फ्लो हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो अब ये आप लोग सेल्फ स्टडी से करेंगे कैश फ्लो और फंड फ्लो। आगे दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंगली कैश फ्लो प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे दिया हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंगली कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो इसमें मेनली जो चीज़ें लिखी जाती कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो है कैश फ्लो, कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। कैश इक्विपमेंट्स लिखा जाता है कहाँ कहाँ से हमें कैश मिला है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहाँ कहाँ उनका यूज़ हुआ है, कहाँ कहाँ उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये यूज़ जो रहेगा वो खर्चों से संबंधित रहेगा, ये इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो हमने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, और ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को फाइनली फिर बताता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कैश और कैश इक्विपमेंट्स। अब यहाँ पे कैश किस किस सोर्स से हमें मिलता है, तो हमें पता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और कैश एट बैंक के साथ ही साथ में डिपॉजिट, ये सब चीज़ें हमारी होती हैं कैश से रिलेटेड। मतलब कहाँ कहाँ से हमें सोर्सेज से पैसा मिल सकता है, तो इसको आप लोग सेल्फ एक बार रेड करना, कहीं कुछ दिक्कत आती तो आप लोग पूछ सकते हो। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है कैश इक्विपमेंट्स के बाद में, अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 से देखें तो इसमें दिया हुआ है फाइंड अमाउंट द कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन दिस अमाउंट
ऑफ कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स विल बी। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारी इंक्लूड होगी, जहाँ जहाँ से हमारे पास में पैसा आ सकता है। तो देखिए, फॉलोइंग आर इंक्लूड्स आर कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स। ये सारी चीज़ें 6-7 चीज़ें जो हमको दी हुई है, ये हम लोग कैश के इनकमिंग सोर्स में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है। अब सेकंड हम लोग देखते हैं मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। डिफरेंट एक्टिविटीज़ को अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्री इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, cash flow statement should be presented that the cash receipts and cash payment percentage in categories of operating activities, financial activities and investment activities। यहाँ पे कैश फ्लो में हमारे पास में ये सारी चीज़ों को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। दिस हेल्प्स इंक्रीमेंट्स ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ दिस एक्टिविटीज़, और यही सब इन सभी के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप को मेंटेन करता है, एक टर्म्स को मेंटेन करता है, जिससे हम लोग कैश फ्लो हमारा प्रॉपरली बना सकते हैं। अब यहाँ पे लिखी जाने वाली जो एक्टिविटीज़ है उनकी डिटेल इस तरह से है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें आएगी, तो उसमें मेनली एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे, वो एग्जाम्पल या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जिससे हमारा कैश कहीं यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कमीशन, रॉयल्टी, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैश पेड टू एम्प्लॉयज़, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनी, पेमेंट ऑफ रिफंड ऑफ टैक्सेस। इस तरह से हमारा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करेगा। आगे दिया हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में मतलब हमने किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को यहाँ पे हमने सेल किया है, तो उससे जो भी हमारे पास में पैसा रिसीव हुआ है वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में हमारे पास में कहाँ से कैश रिसीव हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का एक यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, जिससे हमारे पास में किन किन सोर्सेज से पैसा आ सकता है और किन किन सोर्सेज से हमारा पैसा जा सकता है, उसका यहाँ पर ये चार्ट के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये देखिए, अब आगे दिया हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। वो कैश इनफ्लो का था और आउटफ्लो का था। यहाँ पे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में अगर इन सब में से अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन है तो ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में काउंट हो जाएगा। फिर आगे दिया हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में अगर कैश इनफ्लो है तो इस तरह से होगा, कैश आउटफ्लो है तो इस तरह से होगा। अब आगे दिया हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस पूरे चार्ट में नहीं आई है लेकिन हमारे पास में एक्सेस हो गया है, तो हम उसको कैसे मानेंगे, तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है। फिर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड में दो कैटेगरी हैं, ये ऑपरेटिंग में आ जाएगा। अगर ये नाम दिया हुआ है फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो वो ऑपरेटिंग में काउंट हो जाएगा, और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वो इन्वेस्टमेंट में काउंट हो जाएगा। इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड, ये रिसीव्ड था, ये पेड है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो फाइनेंशियल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में काउंट हो जाएगा। और फॉर नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में काउंट हो जाएगा। आगे यहाँ पे इसके अलावा कुछ चीज़ें दी हुई है, टैक्सेस ऑन इनकम। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके ऊपर हमें टैक्स भी पे करना पड़ता है। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम दी हुई है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम में कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम और इंक्लूडेड इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल बैड डेब्ट रिकवर, कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, विनिंग ऑफ लॉयल्टी, विनिंग ऑफ कोर्ट केस, compensation received from government and case natural climately, loss due to earthquake, flow and loss of stock by fire. Important non-cash transaction, और नॉन कैश ट्रांजेक्शन में इसके एग्जाम्पल दिए हुए, एज्यूमिंग असेट्स अगेंस्ट इशू ऑफ शेयर, कन्वर्सेशन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर एक्सेस एक्सेट्रा। आगे दिया हुआ है मेन स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इसमें दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़,
कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ और कैलकुलेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट किया। अब कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की दो मेथड होती है, एक होती है डायरेक्ट मेथड और एक होती है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास में सीधे सीधे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कैश कैसे आया, कैसे गया, कहाँ यूज़ हुआ। लेकिन एक इनडायरेक्ट मेथड में हमें चीज़ें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास में डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों के ही फॉर्मूले बने हुए हैं, ठीक है, फॉर्मेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मेथड का है एक फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, ये इस तरह से हमारे पास में फॉर्मूला बना हुआ है। ये हमारे पास में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट है। ये पूरा आप लोगों को बुक में से ही अपने अपने रीड करना है, क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ अलग से नहीं है। सारी चीज़ों के फॉर्मेट दिए हुए हैं, साथ ही साथ में उसका एक्सप्लेनेशन मेथड दिया हुआ है कि किस तरह से क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे अगर हम लोग समझे कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से करना है तो डायरेक्ट मेथड का आप लोगों को फॉर्मेट लर्न होना चाहिए। कैश सेल दिया हुआ है, रिसीव फ्रॉम डेटर दिया हुआ है, कमीशन रिसीव्ड है, पेमेंट टू सप्लायर है, कैश परचेज है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, कैश पेमेंट है। और कैश पेमेंट में हमने क्या क्या दिया है, तो सैलरी दी है, रेंट दिया, इंश्योरेंस दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है प्रोसीड फ्रॉम फ्लोर रिलीफ स्टेटमेंट, टैक्सेबल इनकम, इनकम टैक्स 30% पर एनम। तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना है ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट। तो क्या कहाँ से हमारे पास कैश रिसिप्ट हुआ है, तो कैश रिसिप्ट के लिए आपको इसका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट पूरा लर्न होना चाहिए। तो हमारे पास में सबसे पहले दी हुई है कैश सेल। कैश सेल हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है 2,00,000 रुपये। आगे हमारे पास में रिसीव फ्रॉम डेटर है, तो डेटर से हमने रिसीव हुआ है, तो रिसिप्ट फ्रॉम डेटर है 10,00,000 रुपये, वो हम लोगों ने लिखी। कमीशन भी रिसीव्ड हुआ है, तो रिसीव्ड हुआ है क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले लिखा ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट। रिसिप्ट यानी हमारे पास में कहाँ से पैसा आया है, तो 10,00,000 डेटर के थे, 1,00,000 कमीशन का था और 2,00,000 रुपये कैश सेल के थे। तो टोटल हमारे पास में 13,00,000 है। तो ये हम लोगों ने टोटल लगा दी इसकी आउटर कॉलम से बाहर। अब हम लोग लिखेंगे एक्सपेंसेस जो हम लोगों ने करे हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या करा है, एक तो परचेज करा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी दी है और ये सब तरह के पेमेंट दिए हैं। तो ये सब पेमेंट हम लोगों ने दिए, तो इसको इनर कॉलम में प्लस किया, टोटल लिख दिया बाहर। अब हमको 13,00,000 में से जो पेमेंट की वैल्यू है उसको माइनस करना है 4,88,000 को, तो वो हमने माइनस किया, इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखा। तो 8,12,000 हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आंसर आया। अब हम लोग यहाँ पे इसका लगाएंगे 30% का इनकम टैक्स जो कि हमें दिया हुआ है। तो 30% का इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने जो करा है, सॉरी जो टैक्स लगाया है, यहाँ पे दिया हुआ है टैक्सेबल इनकम 1,60,000 है और इनकम टैक्स हम लोगों ने लगाया 30%। तो यहाँ पे देखिए 1,60,000 के हिसाब से 30% अगर हम लोग निकालते हैं तो 16×3 = 48, तो 48,000 रुपये हमारे टैक्स के आ गए। 48,000 16×3 = 48, तो यहाँ पर हमारा 48,000 का टैक्स लग गया। अब उस 48,000 के टैक्स की वैल्यू को इस 8,12,000 में से माइनस करेंगे, तो टोटल बच रहा है 7,64,000। इसके बाद में प्रोसीड फ्रॉम रिलीव सेटलमेंट हमने 48,000 का किया 26,000 में, तो 26,000 की वैल्यू को भी हमने माइनस किया, तो टोटल 7,90,000 हमारा आंसर आया है। इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है डायरेक्ट मेथड के। अब आप ये क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आप इन सब चीज़ों की फॉर्मेट लर्न करेंगे। तो आज आप लोग थ्योरी देख लीजिए कैश फ्लो की, और साथ ही साथ में एग्जाम्पल नंबर 1 जो हमने आज किया। कल से हम लोगों के जो रहेगा वो न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा 2 से 3 दिन में ही ये कैश फ्लो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। लर्निंग पे ध्यान दीजिए। किसी तरह की कुछ दिक्कत आ रही है तो डाउट पूछने के लिए आप लोग फ्री हैं, कभी भी आप लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पढ़ाई पे फोकस करिए। और आप लोगों को अब कल या आज में आप लोगों को प्रोजेक्ट दे दिए जाएंगे, जिसे आप लोगों को फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। फाइनल एग्ज़ाम के लिए ये लोग आप जो प्रोजेक्ट तैयार करोगे
वो आप लोगों को जल्द से जल्द कंप्लीट करके जो डेट दी जाएगी उस पर आप लोगों को सबमिट करना रहेगा। तो बस लर्निंग इज़ मेन इम्पॉर्टेंट।